आज है दोस्तों 12 सितंबर, दिन है जुमातुल मुबारक का, प्यारा और खूबसूरत दिन। और आज पाकिस्तान एशिया कप में स्टार्ट करेगा अपनी मुहिम का ओमान के अगेंस्ट मैच खेलकर। ट्राई नेशन सीरीज के बाद पाकिस्तान का दूसरा मेजर पड़ाव। अब सवाल ये है गुरु कि ट्राई नेशन सीरीज तो हम जीते हैं, फिर ये दिल धक 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 क्यों कर रहा है? क्या सिर्फ इस वजह से कि इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया है? नहीं। इस प्रीव्यू में, बाय द वे वेलकम टू द पाकिस्तान वर्सेस ओमान प्रीव्यू, इसमें मैं आपके सामने केस बिल्डअप करता हूं कि ये जो मुझे भी कहते हैं ना फारूक भाई ठकठकी तो लगी हुई है ना आपके अंदर, तो वो क्यों कहते हैं। इन रिसेंट ईयर्स ना पाकिस्तान का जो T20 क्रिकेट है वो टोटली डाउनफॉल हुई है, नीचे की तरफ गई है हमारी T20 इंटरनेशनल। उसमें हमें कहीं पर भी भरोसा, यकीन, कोई ट्रस्ट फैक्टर नहीं हुआ कि अभी कुछ हो जाएगा, अभी कुछ हो जाएगा। इन रिसेंट ईयर्स 28 अगस्त 2025 पिछले महीने की 28 तारीख से पहले हमने पिछले 22 में से सिर्फ 9 मैचेस जीते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा डाउनफॉल किस लेवल का है कि हमने 22 में से सिर्फ 9 मैच जीते हैं। हम वर्ल्ड T20 में यूएस से हारे, उसके बाद हमें इंडिया ने लपेट दिया और हम ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए। तो हमारा इन अ वे के वर्ल्ड T20 और एशिया कप में एटलीस्ट वो जिसे कहते हैं ना इन टर्म्स ऑफ मैचेस, हिसाब किताब वही है कि एक छोटी टीम फिर एक बड़ी टीम, और या डिफेंडिंग चैंपियंस, वर्ल्ड चैंपियंस, तो बहुत बड़ी टीम आप कर लें। तो एक तो हमारा ये है कि थोड़ा सा धगधगा हमें वो लगा हुआ है कि यार हमारे साथ वो वाला सिनेरियो ना हो जाए। अच्छा फिर इसी उसमें आप एडअप ये करते हैं कि हम कोई अवे सीरीज़ नहीं जीते। हम न्यूजीलैंड में हारे, हम ऑस्ट्रेलिया में हारे, साउथ अफ्रीका में हारे, उसके बाद हम बांग्लादेश में भी अवे सीरीज़ हारे। तो हमने कोई अवे सीरीज़ नहीं जीती। अगर हम कोई अवे सीरीज़ जीत लेते, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में ओडीआई सीरीज़ जीती, हम T20 सीरीज़ नहीं जीत सके। अब क्या बिल्कुल मसाइल ही मसाइल हैं? नहीं। द गुड थिंग इज़ कि एशिया कप हो रहा है यूएई के अंदर, ट्राई नेशन सीरीज़ हमने खेली यूएई के अंदर। यूएई के अंदर ना हमारा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। सिंस 2016 यानी कि 2016 से ऑनवर्ड्स हमारी यूएई में विन परसेंटेज है 76.92 की, यानी कि ऑलमोस्ट 77 की, विच इज़ रियली गुड। 20 मैच जीते हैं हम इस टेन्योर में, ठीक है। अच्छा, हमारी इस सारे टेन्योर में हमारी कुछ फेमस विन्स भी हैं सिंस 2016। अगर आपको याद हो, इंडिया के अगेंस्ट वर्ल्ड T20 वाली, इंडिया के अगेंस्ट एशिया कप वाली, अफगानिस्तान के अगेंस्ट अ कपल ऑफ रियली गुड विन्स, बल्कि इनफैक्ट अब तो 3 हो गई हैं, 3-4 कर लें। हम न्यूजीलैंड के अगेंस्ट एक बड़ा ज़बरदस्त मैच जीते थे। हमने श्रीलंका को एक, आपको याद होगा, बड़ा टाइट मैच हराया था। तो हमारी बड़ी फेमस विन्स हैं इस सारे टेन्योर में। अब बाबर और रिजवान तो नहीं है, फिर इस टीम को कहाँ देखा जाए? सवाल तो पैदा होता है, यही सवाल किया भी जाता है, जिससे देखो बाबर रिजवान ठीक है, बाबर रिजवान अब नहीं है इस टीम में, बट अब हमारे पास सीनियर प्लेयर कौन है? वो 3 है शाहीन, हारिस रऊफ, फ़खर ज़मान। मैं आपको पहले इन तीनों का बता चुका हूँ कि एशिया कप में इन तीनों में से एटलीस्ट 2 को तो पक्का मौका मिलेगा। आई एम प्रीटी मच श्योर दैट शाहीन एंड फ़खर। हारिस को मे बी अब देखना पड़ेगा कहाँ पर एडजस्ट किया जाता है, किस मैच में खिलाया जाता है। तो ये 3 हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं और इन तीनों को बड़ा तगड़ा किस्म का परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर टूर्नामेंट्स में, बड़े टूर्नामेंट्स में बड़े खिलाड़ी को आगे आना पड़ता है। आपने देखा होगा कि किसी भी बड़े टूर्नामेंट से पहले विराट जितना मर्जी फेल हो रहा हो, जितना मर्जी डाउन चल रहा हो, द मोमेंट बड़ा टूर्नामेंट आता था एंड एकदम वो प्लेइंग 11 में या इंडिया के पूरे स्क्वाड में 2 स्टेप आगे आपको नज़र आता था। बाकी सारी टीम आपको पीछे नज़र आती थी, वो लीड फ्रॉम द फ्रंट करता था। तो बड़ा प्लेयर जो होता है ना, उसको फ्रंट ऑन लेना पड़ता है प्रेशर को, बड़े टूर्नामेंट के, बड़े मैच के। अच्छा, हमारा जो स्पिन फैक्टर है ना इस पूरे टूर्नामेंट में, वो की फैक्टर है। हमारा जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो हमारा विद द बॉल मिडल ओवर्स में एक्स फैक्टर है, मेक और ब्रेक है वो मोमेंट, मेक और ब्रेक मोमेंट हमारा मिडल ओवर्स में। यहाँ पर भी मिडल ओवर की कहानी आएगी। इस टूर्नामेंट में भी मिडल ओवर्स बहुत ज़्यादा क्रूशल हैं। फ़र्क थोड़ा सा यह है कि इस टूर्नामेंट में आपके पास पावर हिटिंग की थोड़ी सी गुंजाइश है पहले 6 ओवर्स में।
शारजा में तो बिल्कुल नहीं थी ना। शारजा में तो यू न्यू कि यार जो हिसाब किताब है विकेट का, उसमें भाई विकेटें बचा कर रखो। सिनेरियो तब भी आपने यही, दुबई में भी आपने यही रखना है, लेकिन शारजा में आप चूँकि बिल्कुल ही चांस लेते थे। यहाँ पर आप देखें तो टीमें थोड़ा बहुत चांस लेती हुई आपको नज़र आती हैं अगेंस्ट पेसर्स। और क्योंकि यह है कि अबू धाबी में तो गेंद इतना ज़्यादा नहीं स्पिन हो रहा, दुबई में थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो उस फैक्टर को मद्देनज़र रखते हुए टीम्स चाहती हैं कि पावर प्ले में एक धक्का मिले और उसी मोमेंटम को हल्का 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 मिडल ओवर्स में कैरी करके डेथ ओवर्स और मिडल ओवर्स का जो एंडिंग पीरियड होता है उसमें विकेटें बचाकर शुरू हो जाओ। सेम फार्मूला ट्राई नेशन सीरीज़ वाला। स्पिन डिपार्टमेंट हमारा फॉर्म में भी है माशाल्लाह से। सर हमारे जो स्पिनर्स हैं ना, उन्होंने 60 विकेटें ली हैं 22 T20 इंटरनेशनल्स में सिंस वर्ल्ड T20 2024। पिछला वर्ल्ड कप जो था ना 20 T20 इंटरनेशनल्स का, उससे ऑनवर्ड्स तो हमने 22 T20 इंटरनेशनल्स में 60 विकेटें ली हैं। इससे आपको साफ पता चल जाता है कि आपके स्पिनर्स जो हैं ना, दे आर योर गेम चेंजर्स। और उन्होंने आपके लिए गेम चेंजेस की हैं। मतलब आपको बांग्लादेश के अगेंस्ट उन्होंने जितवाया है, वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट उन्होंने जितवाया है, आपको ट्राई नेशन सीरीज़ उन्होंने जितवाई है। आपके स्पिनर्स फॉर्म में भी हैं माशाल्लाह। अच्छा, आप जाते हैं 2 रिस्ट स्पिनर्स के साथ, 1 फिंगर स्पिनर के साथ, यानी कि अबरार सुफियान रिस्ट स्पिनर्स एंड कम्स अपना मोहम्मद नवाज़ आपका फिंगर स्पिनर। ये आपका कम्बिनेशन है। अब इसमें ये है, ये गेम चेंजर तो हैं तीनों। सवाल ही पैदा होता है कि आप खिलाएंगे किसको। ये बड़ा मेजर क्वेश्चन है उस्ताद के, खिलाएंगे किसको। तो मेरा इसके ऊपर ना बड़ा सिंपल सा पाकिस्तान की टीम को मशवरा है कि आपको दुबई के अंदर तो तीनों को खिलाना चाहिए। हाँ, मतलब जब शारजा में आपने फाइनल में ये देखा और उसका आपने उठाया, फिर मतलब आप थ्रू आउट पहले अबरार सुफियान, मतलब आप सुफियान के साथ जा रहे थे, फिर आप अबरार को लेकर आए, ठीक, और उसके बाद आपने फाइनल में अबरार और सुफियान दोनों को डाला। तो आप देख लेना कि उन दोनों की परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक चले हैं वो, साथ में नवाज़ भी है। तो मुझे तो लगता है कि इनको आपको तीनों को खिलाना पड़े, क्योंकि सिंस जुलाई 2024, पिछले साल जुलाई के महीने से ऑनवर्ड्स, सुफियान मुकीम की T20 इंटरनेशनल्स में 17 विकेटें हैं, 17। उसकी बॉलिंग इकॉनमी है 5.64 की। अबरार की 15 विकेट्स हैं सिंस जुलाई 2024, उसकी बॉलिंग इकॉनमी है 8.36 की। नवाज़ की 10 विकेट्स हैं और उसकी बॉलिंग इकॉनमी है 6.06 की। तो अब ये इकॉनमीज़ देख लें, ये टोटल नंबर ऑफ़ विकेट्स देख लें। आप अफोर्ड कर सकते हैं इनको बाहर बैठाना तीनों को, या इनमें से किसी भी एक को फॉर दैट मैटर? नहीं, आई रियली डोंट थिंक सो। यू शुड गो विद योर, आप इन तीनों को किसी तरीके से मैनेज करें। अच्छा, एक और मेजर इशू वो है बैटिंग इन पावर प्ले। हमें अपना जो पावर प्ले है ना, वो तगड़ा करने की ज़रूरत है। हम पावर प्ले में बहुत पीछे हैं। उसकी मैं आपको स्टैट्स बताता हूँ कि हम पावर प्ले में इतने स्लो हैं कि हमारा पावर प्ले में एवरेज टोटल है 46 फॉर 2। ये हमारा जो रन रेट बनता है पावर प्ले में सिंस जुलाई 2024, वो बनता है 7.67 का। वे टू लो। आप ऑस्ट्रेलिया को देखें ना, वो 9 पॉइंट समथिंग पर है, 9+ के रन रेट के ऊपर। इंडिया भी इतने उसके साथ ही है। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के साथ अगर आपने कम्पीट करना है तो आप 7.67 के रन रेट के साथ तो नहीं कर पाएंगे ना। तो आपको अपने पावर प्लेस जो है ना वो तगड़े लगाने पड़ेंगे। हम पावर प्लेस में लैग कर रहे हैं बैटिंग में, ठीक है। अच्छा, सिंस जुलाई 2024 आपका जो स्कोरिंग रेट है दैट इज़ 7.87। इसका मतलब ये है कि आपका वही टोटल होता है 150 160। पहले बैटिंग कर लें, दूसरी बैटिंग कर लें, आप 7.87 के साथ रन रेट के साथ आप अपने 20 ओवर खेल रहे हैं। तो दिस इज़ नॉट गुड। टीमें अब 200 टारगेट करती हैं, तो 200 का मतलब ये है कि 10 का रन रेट टारगेट करेंगे तो 180-90 पर जाएंगे ना। और 180-90 का मतलब यह है कि जब आप बॉलिंग करने आएंगे तो जो आपके ओपोनेंट्स हैं उनको राइट फ्रॉम द स्टार्ट 9 या 9+ के रन रेट से शुरू करना है। तो वो मारधाड़ करेंगे, कोशिश करेंगे, उसमें आपके लिए चांस पैदा होगा, उनके ऊपर प्रेशर होगा। तो हमें ना ये अपना जो स्कोरिंग रेट है उसको भी बेहतर करना है। इसमें जिम्बाब्वे और बांग्लादेशी सिर्फ हमसे नीचे हैं
बाकी सारी टीम्स हमसे ऊपर हैं, इवन वेस्ट इंडीज़ का भी 8+ का है। तो मेरा ख्याल है कि हमें इस चीज़ को भी देखना पड़ेगा। अच्छा, हमारा बैटिंग में राइट एट द टॉप साइम अयूब की फैक्टर है, कोई माने या ना माने, आई डोंट नो क्यों उसके ऊपर इतनी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, क्यों उसके ऊपर इतनी ज़्यादा तनकीद हो रही है। एक तो वो आपका हाईएस्ट रन्स गेटर है, ठीक है, आपको उसका पावर प्ले साइम अयूब का तगड़ा लगना ज़रूरी है, क्योंकि साइम अयूब अगर आपको पावर प्ले तगड़ा लगा देता है ना, तो आपके पास एक मोमेंटम बन जाएगा, और बाद में जब स्पिनर्स आएंगे ना किसी भी टीम के, तो आप उनको कम से कम इस टेंशन के साथ नहीं खेलेंगे कि यार चौके छक्के भी मारने हैं। मोमेंटम आपको मिल गया होगा पावर प्ले से, तो आप ना उनको सिंगल डबल ऑड बाउंड्री लगाकर कुछ ना कुछ उनके अगेंस्ट रन्स बनाकर और एंड पर एक्सेलरेट करके किसी टोटल तक पहुंचने में कामयाब हो सकते हैं। इसलिए साइम अयूब की पावर प्ले में बारियां दे आर वेरी क्रूशल। सिंस जुलाई 2024 साइम अयूब ने पेस फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट 242 रन्स बनाए हैं, स्पिनर्स के अगेंस्ट 154 रन्स बनाए हैं, पेसर्स के अगेंस्ट उसने 154 बॉल्स फेस की हैं, स्पिनर्स के अगेंस्ट 107 बॉल स्कोर की हैं। अच्छा, स्ट्राइक रेट 157.14 का साइम अयूब का अगेंस्ट पेस है, और 143.92 जो स्ट्राइक रेट है वो उसका है अगेंस्ट स्पिनर्स। तो क्लियर कट पता चलता है कि साइम अयूब जो है ना, वो फास्ट बॉलर्स को तगड़ा खेलता है, और वो हमें नज़र भी आता है। तो इसीलिए आई फील कि साइम अयूब आपका अगर पावर प्ले तगड़ा लगा गया ना, आप समझेंगे उसने अपना काम कर दिया है। अब उस पावर प्ले में वो 30 करता है, 35 करता है, 40 करता है, डजेंट मैटर, 50 नहीं भी करता, कोई नहीं, आपका अगर वो पावर प्ले तगड़ा लगवा गया ना, तो अब लेट्स से आपको उसने पावर प्ले में लगवा दिए 50-60 रन्स, आइडियल स्टार्ट है आपके लिए, ठीक है। 50 तक हो भी सकते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पर थोड़ी सी अगर आप देख कर खेलें ना, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स एंड ऑल दैट, लवन्नों की तरह हवाई फायरिंग ना करें तो आपके रन्स निकल सकते हैं। अच्छा, देन कम्स फरहान। बाय द वे साइम अयूब ने जो नंबर ऑफ बाउंड्रीज है ना, वो भी उसकी पेसर्स के अगेंस्ट ज़्यादा हैं। 26 फोर्स, 11 सिक्सेस, 26 चौके, 11 छक्के फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट है साइम अयूब के, और 15 चौके, 5 छक्के स्पिन के अगेंस्ट हैं, ठीक है। फिर आता है फरहान, अनदर, वो तो उसको उसकी मेंटालिटी को ना ऐश अन्ना ने कहा है कि इसकी अभिषेक शर्मा वाली मेंटालिटी है, ये नो मैटर जो मर्ज़ी हो ये जाता है बॉलर्स के पीछे। तो अगर ठीक है क्वालिटी वो नहीं है, स्किल सेट भी आप कह सकते हैं कि वो अभिषेक वाला नहीं है, बट मेंटालिटी है ना, तो वो बाकी 2 चीज़ें डेवलप की जा सकती हैं। यहाँ से जब तक आप एक तगड़े खिलाड़ी नहीं बनेंगे ना, बल्ला, स्किल सेट, टैलेंट, फलाना टिमकाना, ये सब शोर है। आपको सबसे पहले दिमाग से तगड़ा खिलाड़ी बनना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है फरहान के लिए कि अगर ऐश अन्ना कह रही है ना कि इसका माइंडसेट अभिषेक शर्मा वाला है, तो भैया आप फिर तगड़े होकर, जिसे कहते हैं ना टफ किस्म के हार्ड कोर ओपनिंग बैट्समैन, मार धाड़ वाला, बड़े आराम से बन सकते हैं, और आप हैं भी। थोड़ा सा ज़रा प्रॉब्लम है वो जो आप एक शफल करते हैं और वो जो गेंद अंदर आ रहा है उस पर आजकल आप फंस रहे हैं, वो मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर डेफिनेटली वो काम कर रहा होगा। अगर हमें यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि यहाँ पर फरहान थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, तो फरहान को भी पता होगा, तो वो डेफिनेटली आई एम प्रीटी मच श्योर कि उसके ऊपर काम भी कर रहा होगा। इस साल 2025 में फरहान के 1283 T20 रन हैं, सेकंड हाईएस्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड। जॉश बटलर के बाद ये दूसरे नंबर पर है, तो इससे आपको पता चल जाता है कि ये कितनी मेजर फॉर्म में है। प्लस 4 T20 100 एक साल में 2025 में वो बना चुका है, ठीक है। इसी साल 6 T20 इंटरनेशनल मैचेस में 3 मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स भी फरहान ने पकड़े हैं। तो फरहान भी आपका ना एक तगड़ा किस्म का ओपनिंग बैटर है। अच्छा, फिर एक और जिसे कहते हैं मेजर नाम आपके मिडल ऑर्डर में, दैट इज़ हसन नवाज़। हसन नवाज़ तो माशाल्लाह अब उसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। सर 14 T20 इंटरनेशनल इनिंग्स हैं उसकी, 1 सेंचुरी वो ऑलरेडी स्कोर कर चुका है, 2 50 स्कोर कर चुका है, 5 पोजीशंस के ऊपर वो बैटिंग कर चुका है, और उन 5 पोजीशंस पर उसके जो स्ट्राइक रेट्स हैं वो ज़रा नोट करें। नंबर
2 के ऊपर उसका स्ट्राइक रेट है 185.96, नंबर 3 पर 214 का, नंबर 4 पर 181 का, नंबर 5 पर 137 का और नंबर 6 के ऊपर 173 का, 173.91 ऑलमोस्ट 174 का स्ट्राइक रेट। ये उसके स्ट्राइक रेट्स हैं 5 मुख्तलिफ बैटिंग पोजीशंस के ऊपर बैट करके। इसके अलावा जो उसका ओवरऑल स्ट्राइक रेट है दैट इज़ 175.64। इंटरनेशनल क्रिकेट में वो 27 छक्के अब तक लगा चुका है। तो वो क्लियर मतलब है एक इंडिकेशन कि हसन नवाज़ जो है ना आपका, ही इज़ इन ब्रिलियंट फॉर्म माशाल्लाह। और वो लड़का जो है ना वो आपको मिडल ऑर्डर में अगेंस्ट स्पिनर्स उसकी डोमिनेंसी नज़र आती है। हाइट यूज़ करता है, लेंथ बॉल को भी अपनी हाइट यूज़ करके टांग निकाल कर वो इतना इफेक्टिव है कि वो फिर ऑफ कवर से लेकर लॉन्ग ऑन एंड ऑल दैट यहाँ किसी भी जगह के ऊपर बड़े आराम से वो छक्का मार लेता है और वो स्पिनर्स को मार लेता है। हैदर को उसने एक ओवर में 3 छक्के मारे, यूएई का बॉलर ऑन शारजा ट्रैक। हालांकि हैदर इज़ नॉट अ बैड बॉलर एट ऑल, वो बड़ा ठीक ठाक किस्म का बॉलर है, लेकिन इसने मारे उसे 3 छक्के। आपका हसन नवाज़ जो है ना उसका स्पिन के अगेंस्ट वो इस टाइम ना आगा के बाद सेकंड बेस्ट बैट्समैन नज़र आता है आपका। इसी वजह से मिडल ओवर्स में इस लड़के का रोल बड़ा क्रूशल होगा, हसन नवाज़ का। अच्छा, फिर आपकी पेस बॉलिंग में आपका एक्स फैक्टर नन अदर देन शाहीन, पीरियड, नॉट इवन हारिस रऊफ। शाहीन आपका एक्स फैक्टर है और मैंने पीछे एक वीडियो में भी शाहीन से रिलेटेड वीडियो की थी, मैंने उसमें बताया था ये आपका वो एक्स फैक्टर है बॉलिंग में कि ये चल गया ना, मतलब इसने तगड़ी ऊपर फर्स्ट वो न्यू बॉल का स्पेल निकाल दिया आपको, आपके आने वाले बाकी सारे बॉलर्स ऑटोमेटिकली ये एक्स फैक्टर में चेंज कर देगा। इसकी बॉलिंग परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत मैटर करता है पाकिस्तान का। शाहीन का आपको पता है कि T20s के अंदर T20s प्लस T20 इंटरनेशनल्स 50+ टाइम्स पहले ओवर में इसने विकेट निकाली भी है, T20 इंटरनेशनल्स में 20 टाइम्स। और शाहीन का यह है कि इसका जब जब नए गेंद का स्पेल अच्छा पड़ा है ना, पाकिस्तान वो मैच जीता है। मैन ऑफ द मैच था उस फेमस 10 विन वाली विक्ट्री में, 10 विकेट विन ओवर इंडिया, उसमें शाहीन वाज द मैन ऑफ द मैच, क्योंकि शाहीन ने आपको ऊपर केएल राहुल को आउट करके दिया, रोहित शर्मा को आउट करके दिया, फिर एंड पर आकर विराट कोहली की विकेट निकाली थी। तो शाहीन जो है ना, और वो नज़र भी आ रहा है अच्छे रिदम में है, पिच दुबई की पिच के ऊपर ग्रास भी है, स्विंग सीम मूवमेंट ठीक है। थोड़ा अगर शाहीन ज़रा ज़ोर लगा के पेस भी जनरेट कर दे तो मेरा ख्याल है कि इस विकेट के ऊपर शाहीन जो है वो बड़ा डेविस्टेटिंग किस्म की फोर्स साबित हो सकता है। और शाहीन का स्पेल जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, वो पाकिस्तान के लिए बॉलिंग में सबसे क्रूशल है, सबसे क्रूशल। वो तो हमें भी पता है स्पिनर्स को तो ये विकेटें फ़ायदा दे ही रही हैं। शाहीन कैसी बॉलिंग करता है उससे ना, शाहीन की अच्छी बॉलिंग से आपके जो स्पिनर्स हैं ना उनके दिल गुर्दे और बढ़ जाएंगे। इसलिए शाहीन का जो ओपनिंग स्पेल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और चीज़ जिस पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है वो है हारिस का क्या करना है। हारिस का कुछ नहीं करना आपने, हारिस का बड़ा सिंपल सा है। अब हारिस आपको पता है, आपने देखा हुआ है, हारिस स्पिनर से ज़्यादा पेसर्स को ज़्यादा अच्छा खेलता है, ऐसे ही है। अब आपने हारिस को फिर बैटिंग इधर करानी है, क्योंकि हारिस अपना नंबर तो छोड़ चुका है, नंबर 3। आपके पास साइम अयूब है, आपके पास फरहान है एज एन ओपनर, उनकी मैंने आपको स्टैट्स बता दिया, उनको आप ड्रॉप करने का सोच नहीं सकते। नंबर 3 पे आपका दी मोस्ट एक्सपीरियंस बैटर आता है फ़खर जमान, उसको आप ड्रॉप नहीं कर सकते, वो सिंगल हैंडेडली गेम चेंजर है, ठीक है, मैच विनर आपका बैट्समैन। तो हारिस यहाँ पर तो बैटिंग कर नहीं सकता। मिडल ऑर्डर में यू हैव सलमान अली आगा, आपका कैप्टन हसन नवाज़, तो इसका मतलब है हारिस यहाँ तो 6ठे नंबर पर जाएगा या 7वें नंबर पर जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप हारिस को ओपनर नहीं खिला सकते ना, तो हारिस के साथ एक चांस लें, और वो चांस ये लें कि हारिस को भेजें आखिरी 2-3 ओवर्स में। आप हारिस से पहले इवन अगर आपको नवाज़ को बैटिंग करानी पड़ती है करा लें, फ़हीम को बैटिंग करानी पड़ती है करा लें, हारिस को ना एक दफ़ा आखिरी 2-3 ओवर्स में भेज के चेक करें, उसे कहें यार गो, जाते साथ मार, लग गया तो ठीक है, और अगर नहीं लगा, आउट हो भी जाता है तो हर किसी को पता है ओवर ही कितने बचे हैं, अब इसने मारना ही मारना है। अब उस मारदाड़ में अगर आउट हो गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, और हारिस को बैक करना चाहिए।
आई डोंट नो, हारिस को बिला वजह में बहुत ज़्यादा ही क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। अभी ज़रा ना कुछ टाइम रुक जाएं, ज़रा देख लें थोड़ा उसके साथ, ज़रा वो अपनी बैटिंग पोजीशन छोड़ के बहुत नीचे बैटिंग कर रहा है, तो थोड़ा सा उसको कुछ तो कुशन मिलना चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान जो है ना, एक और चीज़ कि पाकिस्तान अपने लास्ट 5 में से 4 मैच जीता है, 1 हारा है ट्राई नेशन सीरीज़। बट दुबई में ना पाकिस्तान अपने पिछले 5 में से 4 मैच हारा है, सिर्फ 1 जीता है, और वो जो मैच जीता है वो है द फेमस विन अगेंस्ट इंडिया 2022 एशिया कप। तो दुबई में ना थोड़ा सा हमारा अभी हाथ सीधा होना है, और वो ओमान करवाएगा। ओमान क्यों करवाएगा? ओमान इसलिए करवाएगा कि ओमान क्वालिफाई कर रहा है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक है। और मज़ेदार बात यह है कि अगर क्वालिफायर्स खेले जाते ना 2025 में, तो ओमान क्वालिफाई भी ना कर पाता। ये पिछले साल का क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं, 2024 का। इन्होंने जो लास्ट T20 इंटरनेशनल खेला वो खेला था फरवरी के अंदर। USA से ये 3 गेम्स हार के बैठे हुए हैं। एंड आई वाज लाइक USA? तो फिर मेरे दोस्त ने मुझे कहा USA। मैं कहा हाँ USA। फिर उसने दोबारा जोर दिया USA। फिर मुझे याद आया मैं कहा वो अच्छा, बड़ी टीम है USA, हार की कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो क्या करें यार, अब यही बोलेंगे। तो ये इनका एक तो ये प्रॉब्लम चल रहा है। एक इनका और मेजर, अच्छा फॉर्म का ये प्रॉब्लम हो गया। अब दूसरा इनका मेजर प्रॉब्लम ये है कि जो टीम इनकी वर्ल्ड T20 में आई थी ना 2024 में, जो कि कदरे बेहतर टीम थी, क्वालिफाई करके आई थी, तो मतलब उन्होंने एसोसिएट नेशंस के लेवल के ऊपर, तो इसका मतलब है तगड़ा परफॉर्म किया था ना। वो जो टीम थी ना, अगर वो खेल रही होती तो फिर शायद सिनेरियो डिफरेंट होता। उस टीम में से आधी टीम गायब, वो गए लड़के, उन्होंने ओमान की क्रिकेट छोड़ दी है। और उसकी रीज़न ये है कि वर्ल्ड T20 के बाद जो पेमेंट्स थी ना, जो ICC ने की थी ओमान के क्रिकेट बोर्ड को, जो शेयर मिला था टोटल, जिसे कहते हैं 2-2 लाख था US डॉलर्स, अगर मुझे सही याद पड़ता है। तो ये इन ओमान की क्रिकेट टीम का शेयर बनता था। ओमान क्रिकेट बोर्ड ने अपने लड़कों को ये पैसे दिए ही नहीं। उस पर एक ठीक ठाक किस्म का डिस्प्यूट बना था ओमान क्रिकेट के अंदर, ठीक ठाक। अब उन्होंने पैसे तो क्लियर कर दिए ओमान क्रिकेट बोर्ड ने, बट ओमान क्रिकेट को नुकसान ये हुआ कि वो इनके काफ़ी तगड़े किस्म के लड़के, आधे से ज़्यादा इनकी टीम छोड़ के चले गए। कोई अमेरिका चला गया, कोई कहीं और क्रिकेट खेल रहा है, उन्होंने ओमान की क्रिकेट छोड़ दिया। तो आप खुद सोचें ना कि पिछले साल एक टीम कुछ और थी और 1 साल बाद आधी से ज़्यादा टीम चेंज हो गई है। तो विनिंग कम्बिनेशंस को बैठने में, बनने में तो टाइम लगता है। तो ओमान के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि एक इनकी फॉर्म कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। ये पिछले 5 में से कोई एक भी T20 नहीं जीते, पिछले 5 के 5 मैचेस हारे हैं ये अपने, ठीक है। तो एक इनका फॉर्म कोई नहीं खास, ऊपर से इनका वो कम्बिनेशंस भी नहीं बन रहे क्योंकि आधी टीम बिल्कुल नहीं है। स्टिल इनके पास कुछ अच्छे लड़के हैं, जैसे इनका जो कैप्टन है जतिंदर सिंह, ओपनर भी है, कैप्टन भी है, हाईएस्ट रन्स गेटर है, वो एक अच्छा बैट्समैन है। स्ट्राइक रेट उसका कोई इतना ज़्यादा ख़ास नहीं है, मार धाड़ नहीं करता, बट एक डिसेंट ओपनिंग बैटर है वो। अच्छा, इनके पास आमिर कलीम एक बड़ा अच्छा ऑलराउंडर है। इनका जो विकेट कीपर बैट्समैन है विनायक शुक्ला, ही इज़ अ गुड विकेट कीपर बैट्समैन, ठीक है। बॉलिंग में इनके पास लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स शकील हैं, ही इज़ गुड, ठीक है। आकिब इलियास इनका वो मिस्ट्री स्पिनर टाइप का है, वो ऑर्थोडॉक्स मेरा ख्याल है ऑफ ब्रेक करता है और गुगली भी करता है लेग ब्रेक। वो इज़ सॉर्ट ऑफ, आप कह लें मिस्ट्री स्पिनर या साइम अयूब टाइप, आप जो भी कर लें, वो भी ठीक है लड़का। अच्छा, आमिर कलीम मैंने आपको बताया, वो भी इनका चूँकि बैटिंग भी ठीक कर लेता है, बॉलिंग भी ठीक कर लेता है, तो वो इनका एक डिसेंट ऑलराउंडर है। तो ये ओमान की टोटल पोजीशन है इस टाइम। तो पाकिस्तान को ओमान को हराने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है, सीधी सी जो बात है। हाँ, ये अलग बात है कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि हम छोटी टीम्स के अगेंस्ट ना नॉर्मली चाका खा जाते हैं। बट आई रियली होप कि सलमान के लड़के ओमान को तगड़ा हराएंगे ताकि उनकी एक अच्छी मैच प्रैक्टिस हो जाए संडे वाले मैच से पहले। एंड आई बिलीव कि पाकिस्तान जो भी प्लेइंग 11 खिलाता है, बेस्ट इनको प्लेइंग 11 जो सूट करती है वो वही है ट्राई नेशन सीरीज़ के फाइनल वाली। बट आई डोंट नो वो खिलाते हैं या नहीं खिलाते।
देखते हैं कि प्लेइंग 11 क्या होती है। लेकिन जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 होनी चाहिए ना, वो एग्जैक्टली वो वाली प्लेइंग 11 होनी चाहिए जो आपने संडे को खिलानी है अगेंस्ट इंडिया, ताकि उस प्लेइंग 11 को ऑलरेडी ओमान के अगेंस्ट दुबई की पिच के ऊपर एक पूरा मैच खेलने का एक्सपीरियंस हो, और इस एक्सपीरियंस को, इस कम्बिनेशन को लेकर वो ग्रुप स्टेज में अपने सबसे बड़े मैच में एंटर हो, विच इज़ डेफिनेटली अगेंस्ट इंडिया। सो बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना यार। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।